Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to do our chapter number 12, which is pediatric and adolescent gynecology. So, question number one is a 7-year-old girl is brought to the clinic because she has been having regular monthly bleeds for the last 4 months. You suspect gonadotropin dependent precocious puberty. What is the gold standard to confirm your diagnosis? ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड हमने फिर एलएच ढूँढना होता है, ठीक है? तो एलएच जब हिल जाता है तो हम कहते हैं वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक आफ्टर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन ये हमने देखना होता है देखने के लिए कि सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है या फिर जो है वो पेरिफेरल है, ठीक है? तो सेंट्रल जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है क्या होता है उसमें प्रीमेच्योर एक्टिवेशन होती है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की। इसकी वजह से भी होती है। सबसे पहले तो ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि किस एज तक अगर पेशेंट हमारा जो गर्ल्स हैं सॉरी पेशेंट नहीं, उनमें अगर कोई प्यूबर्टल मैच्योरेशन हो जाए बिफोर द एज ऑफ 8 इयर्स इन गर्ल्स तो फिर हम उसको लेबल करते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसमें हमें पता है कि जो हमारा एचपीओ एक्सेस है वो डेवलप होता है, जीएनआरएच रिलीज़ होता है, फिर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, फिर एफएसएच एलएच रिलीज़ होता है और वो ओवरीज़ पे जाता है, वहाँ पे एक्ट करता है। तो ये सारा वो जो हमारा एक्सेस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वक़्त से पहले एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें फिर सारी जो चेंजेज़ हैं हमारे जो हम पढ़ते होते थे टैग एम, थेलार्क, एड्रीनार्क, मेनार्क और ग्रोथ स्पर्ट ये सारे जो हैं वो बिफ़ोर टाइम हो जाते हैं। अब उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड हमें पता चल गया है, ये है और ये क्या करता है डिस्टिंग्विश करता है सेंट्रली मीडिएटेड फ्रॉम द गोनाडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट, ठीक है ना? तो गोनाडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट प्रिकॉशियस जो प्यूबर्टी होती है, उससे हमें डिफरेंशिएट हम कर लेते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा-सा डिफरेंट है। अब इसमें यही होता है कि हम क्या करते हैं एलएच और एफएसएच लेवल्स हम मेजर कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या 100 माइक्रोग्राम जीएनआरएच दे के उसके 30 टू 60 मिनट्स के बाद तो फिर हमें समझ आ जाता है कि क्या कितना रिस्पॉन्स है। उसके अकॉर्डिंगली भी हम और उसके अलावा भी हम कुछ और इन्वेस्टिगेशंस रन करा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट को सिम्पटम्स हैं, अगर कोई सीएनएस के सिम्पटम्स हैं तो हमने उनकी ब्रेन इमेजिंग करानी होती है क्योंकि एब्डोमेन में हमें ओवेरियन सिस्ट्स होती हैं जो कि एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ कर रही होती हैं और उसकी वजह से चेंजेस आ रहे होते हैं। तो वो हमने उसके अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करना होता है और 25% में जो है ना वो फैमिलियल ही फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। तो उसमें यही पाया जाता है कि कोई ऑर्गेनिक कॉज़ अक्सर नहीं भी मिलता। Question number 2. A 6-year-old girl is referred to the clinic because she showed signs of precocious puberty. ठीक है, she was otherwise healthy and asymptomatic. What is the incidence of this condition in girls? इसमें आपने ना ये याद रखना है कि 1 in 5,000 to 10,000, ठीक है? और ये टर्नर का भी यही इंसिडेंस है, 1 in 5,000 होता है। तो ये जो है मिलती-जुलती चीज़ों को इकट्ठे करके याद कर लेंगे ना तो जल्दी-जल्दी वो फिर रिटेन रह जाती हैं। Question number 3. A 12-year-old girl is referred because she has had regular vaginal bleeding for the last 4 months. Although her breast has not developed beyond a small breast bud and she had no visible pubic hair, she is otherwise asymptomatic with a normal growth velocity. The most likely diagnosis is अब इसमें सब कुछ ठीक है और लेकिन उनमें जो है वो 12-year-old है एंड तो ये एक नॉर्मल वेरिएंट है तो इसमें एज सच कोई परेशानी की बात नहीं। 8 ईयर से पहले पहले को तो फिर हम प्रिकॉशन प्यूबर्टी लेवल करेंगे, ठीक है? और बाकी ये जो मार्शल एंड टर्नर की स्टेजिंग होती है ये भी समटाइम्स आ भी जाता है वैसे कोई एक आधी मैंने एमसीक्यू देखा है और कि वो किस एज में कितना जो है वो डेवलप होते हैं। जो भी हमारी स्टेज होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड कर सकते हैं या पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 4. A 5-year-old girl presents with a history of accelerated growth, menarche, and signs of sexual development. Examination reveal light to dark brown spots, ठीक है, predominantly noticeable on one side of the body without crossing the midline. अब आई थिंक अब तो इतनी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि हम आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि ये मैक्यूने ऑलब्राइट सिंड्रोम है। इसमें इन्होंने सारा बताया हुआ है, अगर आप यही पढ़ लें काफ़ी है इसकी डिटेल के लिए। ये होता क्या है मोस्ट कॉमन जीएनआरएच इंडिपेंडेंट प्रिकॉशंस सूडो प्यूबर्टी का कॉज़ होता है और ये जीनास1 जीन की वजह से होता है, ये भी एमसीक्यू आ चुका है। और इसमें कैफ़े ऑले स्पॉट्स होते हैं पिगमेंटेशन के, स्किन पिगमेंटेशन होती है और सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी होती है, दूसरी तरफ नहीं जाते। इनमें बोन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रिकॉशंस प्यूबर्टी, कैफ़े ऑले स्पॉट्स और बोनी फाइब्रस डिस्प्लेजियाज़ ना अफेक्टिंग लॉन्ग बोन्स होता है इनका, ठीक है? और इसकी प्रेवलेंस जो है ना ये 1 in 100,000 या 1 in जो है वो 1,000 होती है। Estrogen receptor antagonist binds to estrogen receptors and inhibits the action of estrogen, ठीक है? तो इसमें हमने ये इनको जो ट्रीटमेंट देना होता है वो रिलॉक्सिफिन या टेमॉक्सिफिन दे सकते हैं हम।
वेल टॉलरेटेड होता है और मॉडरेटली इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग वजाइनल ब्लीडिंग एंड रेट्स ऑफ द स्केलेटल मैच्योरेशन इन द गर्ल्स विद द मैक्यूनियल ब्राइट सिंड्रोम। अब वो ये कह रहे हैं कि कशिंग से भी हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, और उसके अलावा ट्रीटमेंट में रिड्यूस कॉर्टिसोल लेवल्स, हमने जो ट्रीटमेंट देना होता है वो भी उन्होंने साथ ही बता दिया कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो आप उसको भी मैनेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, अ 5-year-old girl is referred because of Tanner classification stage 3 breast development, pubic hair growth and irregular uterine bleeding. She also complained of occasional right-sided abdominal pain. ठीक है, मतलब जहाँ आपको आपकी हिस्ट्री या एग्जामिनेशन लीड कर रही है, आपने उसी तरफ ही जाना है, तो अब आप उसको डेफिनेटली आप कोई स्कैन कराएंगे। जो बच्ची है 5-year-old गर्ल हमारे पास आई हैं, उनका हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, क्योंकि प्रिकॉशंस प्यूबर्टी तो है, लेकिन अब सेंट्रल है या जो है वो प्रिकॉशंस प्यूबर्टी सूडो प्यूबर्टी है या कोई ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर की वजह से है, वो उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि क्या है। क्योंकि पहले तो हम एलएचपी करा सकते हैं, लेकिन अब बिकॉज वो एब्डोमिनल पेन के साथ है तो पहले हम उनका स्कैन कराएंगे, क्योंकि ओवेरियन ट्यूमर और सिस्ट जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं, और बाकी जो है इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है हमारा स्कैन, और इंस्टेंट फ़ौरन हमें पता भी चल जाता है। और इसमें जो बच्चियाँ होती हैं उनमें ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है 5%, जो कि प्रिकॉशंस प्यूबर्टी फिर कॉज करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ईस्ट्राडायोल के लेवल्स हम लोग वैसे तो प्रैक्टिस में नहीं करा रहे होते, लेकिन अब ये तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है ना, तो इसमें हमें कराना पड़ेगा, और हमें रेफरेंस भी याद कर लेनी चाहिए कि 100 पिकोग्राम पर एमएल से इनका जो लेवल होता है वो फिर ज़्यादा होता है जो प्रिकॉशंस प्यूबर्टी के साथ ये गर्ल्स होती हैं बिल्कुल। और उसके अलावा प्रिकॉशंस प्यूबर्टी कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, कॉज हो सकती है। एचसीजी स्क्रीनिंग ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, ट्यूमर्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिस एंड मैक्यूने एल्ब्राइट सिंड्रोम। और उसके अलावा एरोमेटेज एक्सेस सिंड्रोम, आइट्रोजेनिक सूडो प्यूबर्टी ड्यू टू एक्सपोजर टू exogenous estrogens. Question number 6. A mother presents with her 7-year-old daughter. The girl has developed a noticeable pubic and axillary hair growth. The daughter is otherwise asymptomatic with no history of vaginal bleeding. On examination, pubic hair was easily noticeable, but the area covered is smaller than in most adults without the spread to the medial thighs. Her breast had not developed beyond a small butt. Physical examination did not reveal any abnormality with a normal linear growth pattern. What is your provisional diagnosis? तो इसमें यही है कि फिजियोलॉजिकल प्रीमेच्योर एड्रीनार्क है, तो उसके लिए हमने उनको कोई ट्रीट नहीं करना। ठीक है, और इसमें कोई ऐसे ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे, कोई कोई विरलाइजिंग सिम्टम्स नहीं आ रहे, और अदरवाइज नॉर्मल विदाउट एक्सीडेटेड ग्रोथ और साइंस ऑफ विरलाइजेशन। हर सिम्टम्स आर ड्यू टू नॉर्मल वेरिएंट ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट, और इडियोपैथिक भी हो जाती है इनमें। इन मार्शल एंड टैनर स्टडी अराउंड 10% ऑफ द गर्ल्स हैड अडल्ट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर दे बिगेन टू मेंस्ट्रुएट, एंड 2% हैड प्यूबिक हेयर ग्रोथ टू स्टेज 4 while the breast had developed to only stage 2। तो ये नॉर्मल वेरिएंट्स होते हैं। Question number 7. A mother comes to see you with her 6.5-year-old child. The child has had an advanced growth spurt with thelarchy and adinarchy to Tanner classification stage 4. And with the regular uterine bleeding for the last 5 months, her bone age report showed she is 3 years more advanced than her chronological age. A pelvic ultrasound showed a pear-shaped uterus and with the 4 endometrial thickening and normal ovaries. She was otherwise asymptomatic with no signs of any illness or disorders. What is your diagnosis? अब इसमें जो हमारा क्या diagnosis यही है कि the girl is having central precocious puberty, क्योंकि एक तो और कोई फाइंडिंग्स जो है पॉजिटिव मिली नहीं है, और पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी पोस्ट प्यूबर्टल यूट्राइन ग्रोथ विद नो ओवेरियन सिस्ट, मतलब कोई सिस्ट भी नहीं मिली हमें। तो इसमें यही है कि इंक्रीज ग्रोथ वेलोसिटी होती है बियॉन्ड द एवरेज ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर ईयरली इंक्रीज इन हाइट, एंड द बोन एज इज़ मोर देन 2 years। अब जो अगर वो देखें ना, उन्होंने बता दिया कि 3 years से ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज, तो कट ऑफ यही है कि 2 years का डिफरेंस तो हो सकता है। अगर हम कर रहे हैं इमेजिंग, फॉर इंस्टेंस अगर एक गर्ल है एंड शी इज़ 5 years ओल्ड, तो अगर 6 years की इमेजिंग आ रही है तो इट इज़ फाइन, 7 years की आ रही है तो इट इज़ फाइन, लेकिन 2 years से ज़्यादा है कट ऑफ, तो फिर वो जो है कोई पीछे पैथोलॉजी है। ठीक है, बोन एज मेजर्स हाउ फार द चाइल्ड हैज़ एडवांस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन, अ सिंगल एक्सरे ऑफ द लेफ्ट रिस्ट। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ रहा था कि कौन सी जगह का हमने एक्सरे करना होता है, तो सिंगल एक्सरे ऑफ लेफ्ट रिस्ट हैंड एंड फिंगर्स एस्टिमेट्स बोन एज। देर इज स्मॉल रेडिएशन एक्सपोजर। बोन एज इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द इनका जो पाइल बोन एज स्केल है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म हैज बीन रिपोर्टेड टू एक्सेलरेट ग्रोथ इन नॉर्मल चिल्ड्रन एंड इन पेशेंट्स विद टर्नर सिंड्रोम। हाइपरथायरॉयडिज्म, टर्नर सिंड्रोम में भी थायराइड के इश्यूज भी होते हैं, और वैसे अगर आइसोलेटेड हाइपरथायरॉयड है
तो उसमें भी ये देखा गया है कि प्यूबर्टल चेंजेस आ जाते हैं। और उसके अलावा जो है समटाइम्स वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट एसोसिएटेड, और हाइपोथायरॉइड में हमें पता है कि ग्रोथ स्पर्ट जो है वो उल्टा ग्रोथ सप्रेस हुई हुई होती है उनकी। Question number 8. A 6-year-old girl presents to the outpatient clinic with diagnosis of central precocious puberty. Her bone age to height ratio was less than 1.2. ये भी ना सारे एक तरह से इनडायरेक्टली हमें चीज़ें याद भी कराने के लिए ये एमसीक्यूज होते हैं कि बोन एज टू हाइट रेशियो भी हमने देखनी है, और वो लेस देन 1.2 है। व्हाट मैनेजमेंट डू यू ऑफर हर टू अटेन अ नॉर्मल? अब वो यही बता रहे हैं कि नो फार्माकोथेरेपी इज रिक्वायर्ड इफ द रेशियो ऑफ बोन एज टू हाइट इज less than 1 point and remains so, normal height potential is likely to be maintained and no pharmacotherapy is indicated. ठीक है। GnRH agonists are the medical treatment of choice for the rapidly progressive complete precocious puberty। देखिए जो जो हमारी precocious puberty उसमें हम GnRH agonists देते हैं, ठीक है। और अगर हमारी जो पेरिफेरल थी, जो जिस तरह मैक्यूने अल्ब्राइट है, उसमें हम उनको देते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर्स, क्योंकि ओवरीज काम कर रही है ना, ओवरीज से एस्ट्रोजन बन रहा है, यहाँ पर ब्रेन पिट्यूटरी से और इधर से बन रहा है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट उनका चेंज हो जाता है। द मेन ट्रीटमेंट टू अचीव अ नॉर्मल फाइनल हाइट इज GnRH एगोनिस्ट। द मीन ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज बिटवीन 3 and 5 years। ठीक है, जाहिर है वो 5-6 साल की उम्र में बच्चियाँ आती हैं तो हम इतना उनको ट्रीटमेंट देते हैं कि वो अपनी नॉर्मल 10, 11, 12 साल तक की हो जाएं और फिर उनको नॉर्मल पीरियड्स आ जाएँ। द एडिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फॉर 2 to 3 years ड्यूरिंग द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट विद GnRH एनालॉग इम्प्रूव द फाइनल अडल्ट हाइट। ठीक है, उनको हमने क्योंकि हम सप्रेस कर रहे हैं ना इनका HPO सिस्टम सारा, तो हमें उनको डेफिनिटली ग्रोथ हार्मोन जो है वो ऐड करने हैं। एंड जो है GnRH एनालॉग में पता है सेफ ट्रीटमेंट है, थोड़ी-सी बोन मिनरल डेंसिटी और उस तरह जो है वो मसाइल होते हैं, लेकिन इसमें सेफ है सारा ओवरऑल देखा जाए जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किए। क्वेश्चन नंबर 9, अ 6-year-old गर्ल कम्स विद हर मदर बिकॉज़ शी हैज़ बीन ब्लीडिंग वजाइनली फॉर द लास्ट वीक। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ दिस कंप्लेंट? अब इसमें मोस्ट कॉमन कॉज़ जो होती है ना वो वल्वोवेजिनाइटिस होती है, ठीक है? इसमें कोई और जो है वो बात नहीं है। अदरवाइज़ अगर अपने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल ही रखते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज़ यही है कि वल्वोवेजिनाइटिस इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द प्री प्यूबर्टल गर्ल्स। डिफरेंट कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकते हैं, आप कोई डिटर्जेंट्स या कोई सोप्स या स्प्रे इस तरह के यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं प्री प्यूबर्टल पीरियड में। जिस तरह हमें पहले बताया जाता था कि ये मेन कंट्रीब्यूटर है वल्वोवेजिनाइटिस का सेक्सुअल अब्यूज़, तो वो नहीं है। मोस्टली कॉमन ये सब हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों क्यों होता है? क्योंकि इन गर्ल्स में ना लो एस्ट्रोजन लेवल्स होता है एंड इट कॉजेज थिनिंग एंड ड्राइनेस ऑफ द वल्वल एंड वजाइनल स्किन लीडिंग टू इरिटेशन एंड इचिंग एंड इंटेंस इचिंग में कॉज ब्लीडिंग। Question number 10. During your labor ward call on call, the midwife asks you to see a newborn baby. She is unable to assign the sex of the baby because of abnormal looking external genitals. On examination, you realize the baby has ambiguous genitalia. What is the incidence of ambiguous genitalia and uncertain sex? तो इसमें भी वही तकरीबन देखें ना, ऑलमोस्ट 1 in 5,000 नहीं तो 1 in 4,500 न्यू बॉर्न बेबीज़ जो है उसमें ये इंसिडेंस पाया जाता है कि उनका जो है वो जेंडर असाइन नहीं किया जा सक रहा और या फिर एम्बिगुअस जेनिटेलिया होता है। क्वेश्चन नंबर 11, you delivered a baby with complete fusion of the labiosecrotal folds, absent secrotal gonads and clitoromagaly. You previously diagnosed congenital adrenal hyperplasia. When do you expect to observe clinical signs of salt losing form of the disease? क्योंकि ये सबसे जो है लीथल आप समझ लें कि फॉर्म होती है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की। तो ये हम जो है सॉल्ट लूज एंड हाइपरकैलेमिया एंड कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया मे नॉट बी अपेरेंट एट बर्थ एंड विल यूजली अकर बिटवीन द 4 and 14 days। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 4 and 14 days पर जो है ये अक्सर जो है मिलता है, हमें पता चलता है कि ये सॉल्ट लूजिंग टाइप है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की। क्वेश्चन नंबर 12, यू आर asked by the midwife to review a baby she has just delivered because she was not able to identify the sex of the baby and your examination reveals ambiguous genitalia. What is your first urgent investigation? ठीक है, और फर्स्ट अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना, हम वैसे तो इधर ब्लड कैरियोटाइपिंग लिखी हुई है लेकिन हम स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन करके हम देख सकते हैं कि जो ओवरीज हैं या जो भी गोनेड्स हैं वो कहाँ हैं और जो है, लेकिन हमें जो डेफिनेटिव बताएंगे दैट विल बी ब्लड कैरियोटाइपिंग। Genetic sex will define subsequent investigations, ठीक है, and making management will help in differential diagnosis.
Urgent karyotyping is the primary investigation. It should be carried out in day one. A full karyotype is still required to confirm or exclude mosaicism. Magnetic resonance imaging is useful to identify undescended gonads and any associated renal abnormalities, but it will not identify genetic sex. अब इसमें यही है कि ना क्योंकि ये इनके पास तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती भी हैं, तो इसलिए ये कैरोटाइपिंग कर रहे हैं। लेकिन इसका एक टेबल है, एक एल्गोरिदम है, उसमें आप ना साइड बाय साइड कर रहे होते हैं। आप पहले स्कैन भी करते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको जो एक लीड करता है, वो दैट इज़ कैरोटाइपिंग डेफिनिटली, एंड वी ऑल नो दैट। Question number 13. A 14-week pregnant woman attends your antenatal clinic. She is worried because she has a relative who delivered an ambiguous genitalia child. She is wondering if there are any NHS screening tests carried out at a delivery to make an early diagnosis. ठीक है? अब what will you tell her about the current recommendation in the UK screening policy for congenital adrenal hyperplasia? खैर वो वहाँ पर हमारे पास तो पेशेंट की एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी, लेकिन वहाँ पर वो लोग रूल्स को फॉलो भी करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई रिकमेंडेशंस नहीं हैं, क्योंकि इसका इंसिडेंस ही इतना कम है। तो उन्होंने ये कहा कि अभी यूके नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी ने ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं की कि आप जो है कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के लिए स्क्रीनिंग करें। Question number 14. A mother brings her 5-year-old girl to the clinic. She noticed early excess pubic and body hair with the clitoromegaly. She also noticed that her girl is taller than her peers. You suspect a mild CH. What is the most sensitive investigation to diagnose mild forms of CAH? The most sensitive है ना, that is ACTH stimulation test. इसमें हमने ये वाला टेस्ट ही रन कराना होता है if we are suspecting that condition. All of these investigations can help to diagnose CAH, जिसमें हमारा जो है वो 17 hydroxyprogesterone primary test है, but it is not sensitive enough in mild forms of CAH. ACTH stimulation test is preferred test to evaluate adrenal glands function in the mild forms of CAH with normal basal adrenal steroids. CAH is considered if basal 17 hydroxyprogesterone levels are elevated, and ACTH stimulated 17 hydroxyprogesterone is more than or equal to 260 nanogram per deciliter above the basal level. ठीक है, ये भी MCQ आ जाता है कि आपने क्या कराना है। कुछ जगह पे 200 लिखा हुआ है, कुछ जगह पे 260 नैनोग्राम लिखा हुआ है। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली फिर पेशेंट को मैनेज करना होता है, और वो हमने क्या करना होता है, हमने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 15. द पेरेंट्स ऑफ अ बेबी गर्ल विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया आर रिक्वेस्टिंग योर एडवाइस फॉर इमीडिएट कॉस्मेटिक सर्जरी टू करेक्ट हर एम्बिगुअस जेनिटेलिया। यू काउंसिल दैम इट शुड बी कैरिड आउट। देखें, उसमें यही होता है कि अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग मसला नहीं है, तो फिर आप जो है if in the neonatal period if there is an imminent threat to the child's health, ठीक है, तभी करा सकते हैं। अदरवाइज जो कॉस्मेटिक जेनिटल सर्जरीज जो है ना, वो रेयरली इंडिकेटेड है इमीडिएट न्यूनेटल पीरियड में, वो कहते हैं मत कराएं। ठीक है, और अगर कोई सच मसला नहीं है, कोई रिमूव नहीं करना मेलिग्नेंट टिश्यू, या कोई यूरिनरी ओपनिंग ही नहीं है, तो ज़रूर करा लें। वो कि सर्जरी इज़ मोर इफेक्टिव इफ इट इज़ डिलेड अंटिल आफ्टर प्यूबर्टी टू इन्वॉल्व द पेशेंट इन द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो भाई पिलर है ना एक। वो कहते हैं पेशेंट की मर्जी के बगैर तो आपने कुछ करना ही नहीं है ना। और जेंडर असाइनमेंट तो इतने बड़ा एक वो है कि फॉर द लाइफ एक जेंडर असाइन कर दिया जाएगा। तो डिलेइंग सर्जरी अंटिल आफ्टर प्यूबर्टी विल ऑल्सो अवॉइड द नीड फॉर रिपीटेड सर्जरीज, क्योंकि जब वो अगर अपनी अटेन करते हैं, जब प्यूबर्टी के एट एज होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा अपना जेंडर असाइन कराना है। ठीक है। Question number 16. The general practitioner calls you to ask about the best test to measure the adequacy of glucocorticoid treatment for a 2-year-old baby with congenital adrenal hyperplasia. What will you tell him? डेफिनेटली अब इसमें हम लोग जो है वो क्या करते होते हैं कि 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन ही मैयर कराते हैं, लेकिन साथ हमने कुछ और चीज़ें भी मैयर करानी है, और इनको फॉलो अप रखना होता है एवरी 3 मंथ्स। एंड्रोसेनेडायन और टेस्टोस्टेरॉन भी हम इनके मैयर कराते रहते हैं एवरी 3 मंथली, ताकि हम असेस करें कि जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव है कि नहीं। Question number 17. A 15 and a outpatient department complaining of absent menstruation on examination. She has well developed breasts but no pubic or axillary hair. Ultrasound reveals absent ovaries, no uterus and no upper vagina. What is your provisional diagnosis? ये भी हमारा इतना जो है वो frequently asked MCQ है, and we know the answer, that is complete androgen insensitivity syndrome. ठीक है, इसमें जो है हमें पता है, इसको एक और नाम भी इसका है, दैट इज़ टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, और ये कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल और फिर एक्सटर्नल जेनिटल्स टू रिस्पॉन्ड टू द एंड्रोजन्स। ठीक है, इसमें यही होता है, हमें पता है कि हार्मो जो हमारे 45XY कैरियोटाइप होती है। ठीक है, और इसमें ये हमने याद रखना है कि ये एक्स लिंक्ड डिजीज़ होती है। ठीक है ना, एक्स लिंक्ड है,
लेकिन रिसेसिव है और इसमें कार्योटाइप XY होती है हमारी, वेल डेवलप्ड ऐसी होती हैं बट अंडर डेवलपमेंट होती है। बाकी सारे जो इनके पार्ट्स होते हैं एपिडिडमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड स्क्रोटम एंड द पीनस। और इसमें हमने देखना होता है कि अनडिसेंडेड जो टेस्टीज होती हैं बिकॉज दे आर इन द एब्डोमेन, ठीक है? तो हमें क्योंकि इसमें ख़ैर बहुत कम रिस्क होता है, लेकिन फिर भी हमने उनको बताना होता है कि रिस्क होता है मेलिग्नेंसी का, जस्ट 5% होता है, तो आपने इनकी फिर ये जो एब्डोमेन में गोनैड्स पड़े हुए होते हैं, इनको रिमूव कराना होता है और ये हमने पेशेंट से भी डिस्कस कर लेना होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18, a 28-year-old woman who has delivered a baby with complete androgen insensitivity comes to ask you about her risk in a future pregnancy of having a child with the same condition. You tell her that there is, अभी हमने जिस तरह से देखा, एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है, तो 50% लाइक्लीहुड है कि एक मेल जो है वो अफेक्ट अफेक्टेड मेल ऑफस्प्रिंग आप जो है वो होगा और हेल्दी फीमेल कैरियर हो सकती है, क्योंकि द मदर इज़ यूजुअली अ हेल्दी कैरियर। द अफेक्टेड एक्स वाई इन्फेंट्स रिसीव द एक्स लिंक्ड एंड्रोजन रिसेप्टर म्यूटेशन फ्रॉम देयर कैरियर मदर, तो फिर 50% चांस होता है कि मेल जो है वो इफेक्ट हो जाएगा एक, और एक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, the mother of a 3-year-old child with complete androgen insensitivity syndrome and undescended gonads come to the clinic asking about the removal of the undescended testes. She has heard that there is a risk that they will become malignant. How will you counsel her with regard to the timing of orchiectomy? अब उसमें हमने यही बताना है कि suggest removal before puberty if the undescended testes are physically or aesthetically uncomfortable or if the inguinal herniorrhaphy is necessary, ठीक है? उनको क्योंकि साथ में hernias भी होते हैं, तो ये हम करा सकते हैं, ठीक है? एक्सपर्ट रिकमेंड रिमूवल ऑफ द अनडिसेंडेड टेस्टिस आफ्टर प्यूबर्टी इफ द अनडिसेंडेड टेस्टिस आर ओके। अर्ली रिमूवल बिफोर प्यूबर्टी विल एक्सपोज द पेशेंट टू लैक ऑफ द ईस्ट्रोजन विद लेस फेमिनाइजेशन, रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड डिलेड प्यूबर्टी। इनमें हमने HRT फिर देनी होती है इन लोगों को, क्योंकि होते तो ये फिर फिनोटिपिकली फीमेल्स हैं। इफ द गोनेड्स आर रिमूव बिफोर प्यूबर्टी ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है? पहले ईस्ट्रोजन देते हैं, फिर साथ में जो है वो उनको मॉनिटर करते रहते हैं। इनके पास क्योंकि यूट्रस होती नहीं है, तो हमने इनको प्रोजेस्टेरॉन देने की ज़रूरत होती नहीं है, और मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 5% इसमें रिस्क होता है मेलिग्नेंसी का। क्वेश्चन नंबर 20, a mother of a 3-year-old child with incomplete androgen sensitivity syndrome brings the child to the clinic. She asks about the best time for cosmetic vaginal surgery. On examination, you notice mild clitoromegaly, some fusion of the labia, and undescended testes. How will you counsel her? इसमें सब में जो है यही बात है कि आप प्यूबर्टी के वक्त जो है cosmetic reconstructive genital surgery is best laid until puberty when the individual is mature enough to decide on gender assignment and to avoid recurrent surgery, ठीक है ना? तो वो यही कहते हैं कि पेशेंट जिस पे सर्जरी हो रही है उसकी विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पूछ के ही वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 15-year-old girl is referred by her general practitioner because she has not yet menstruated. The general practitioner's letter state that she has been diagnosed as Turner syndrome. What is the percentage of this condition in the female population at birth? तो that is 1 in 2500 to 1 in 3000, ठीक है? Turner syndrome babies are born with swelling of the hands and feet, redundant knuckle skin with a webbed neck and broad chest, a low hairline, लो सेट ईयर्स, ये हमें सब पता है, ठीक है? और यही होता है कि इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं होता, एक्स नॉट होता है, 45XO। वन थर्ड ऑफ द टर्नर सिंड्रोम पेशेंट्स हैव कार्डिक मैलफॉर्मेशन, ठीक है? और बाकी क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम। 36-year-old Hispanic woman who previously had a child affected by Turner syndrome consults you because she is considering another pregnancy. She is worried about the recurrence of this condition. What advice will you give her regarding the inheritance of the Turner syndrome? टर्नर सिंड्रोम जो है ना, हमें पता है कि एक तो मल्टी जो है विक्टोरियल है, तो टर्नर सिंड्रोम इज़ यूजुअली नॉट पास फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। Generally, Turner syndrome is not passed on from mother to child. In most cases, Turner syndrome is a sporadic event. The risk of recurrence is not increased for the subsequent pregnancies. ठीक है, इसको डाउन से मिक्स नहीं करना हमने, टर्नर की बात हो रही है ये। और क्वेश्चन नंबर 23 में 39-year-old woman comes to see you when she was 13 weeks pregnant. The triple screening test showed abnormal levels of HCG, unconjugated estriol, and alpha fetoprotein. The ultrasound scan showed severe lymphedema, a cystic hygroma, and a horseshoe kidney.
बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग व्हाट इज़ योर प्रोविजनल डायग्नोसिस? ये सारी जो बातें हैं ज़ाहिर है हमें टर्नर की तरफ लेके जा रही हैं, बिकॉज़ द प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ द टर्नर सिंड्रोम इज़ सस्पेक्टेड व्हेन देयर इज़ एलिवेशन ऑफ द ट्रिपल टेस्ट कंपोनेंट्स। इसमें तीनों ही एलिवेटेड होते हैं, ठीक है? HCG alpha-fetoprotein B, and estriol B elevated, and together with ultrasound signs, generalized edema and renal tract abnormalities. डाउन सिंड्रोम इज़ नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद रीनल, ठीक है, और ट्रिपल टेस्ट में जो होता है ना, बाकी दोनों चीज़ें लो होती हैं। डाउन में जो है वो बेबीज़ भी थोड़े लो आईक्यू के होते हैं, आप यूँ कर लें, ठीक है याद। तो और समटाइम्स नहीं भी होते, लेकिन खैर याद करने के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये जो दोनों होते हैं ना, हमारे अल्फा फीटोप्रीन और एस्ट्रायोल, ये दोनों लो होते हैं, ठीक है? और HCG और इनहिबिन दोनों में क्योंकि एज है, तो वो दोनों हाई होते हैं, ठीक है? बस ये याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ एक एक मार्कर के साथ भी रेज़ करा के ना वो कहते हैं अच्छा अब बेबी को क्या होगा, ठीक है? तो ये इस तरह से एग्ज़ाम में भी आ चुका है। इनहिबिन हाई है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट डाउन सिंड्रोम, ठीक है? तो आप लोग ये ज़रूर याद रखें कि HCG में क्योंकि H है और इनहिबिन में H है, तो वो डाउन में दोनों हाई होते हैं और ये दोनों लो होते हैं, और तीनों अगर ज़्यादा हैं तो वो फिर हम टर्नर सस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? और बाकी पहले हमने एक और जब हम डिस्कस कर रहे थे ये एंटीनेटल स्क्रीनिंग में, तो वो मैंने एडवर्ड और टाउ का बता दिया था। इसमें फिर भी हम दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, चलें। एडवर्ड सिंड्रोम इज़ द मोस्ट कॉमन प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड कैरेक्टर्स कार्डियक एनोमलीज़ होती हैं, फॉलोड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनोमलीज़ सच एज़ माइक्रोकेफेली, हेड शेप एब्नॉर्मैलिटीज़। द मोस्ट कॉमन इंट्राक्रैनियल एनोमली इज़ द प्रेजेंस ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट्स, ठीक है? और द ट्रिपल टेस्ट शोज़ लो लेवल्स ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट्स, ठीक है? एडवर्ड में तीनों कम होते हैं क्योंकि कोई भी कंपार्टमेंट ओपन नहीं होता, ठीक है? टाउ में क्या होता है कि वो जो 13 वाला हमारा है, where some or all body cells contain extra genetic material from chromosome 13, it is usually diagnosed clinically after birth. There are no specific ultrasound features, and biochemical screening is not reliable. लेकिन इसमें हम कहीं और अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोग ये देखेंगे कि वो कहते हैं कि अल्फा फीटोप्रोटीन ज़्यादा होता है टाउ में। In all these conditions, the final diagnosis depends on the invasive testing and karyotyping. Question number 24. A woman brings in her 10-year-old girl complaining of short stature. Standard karyotyping has confirmed your diagnosis of Turner syndrome. What management will you offer her? अब क्योंकि 10 साल की उम्र में आ गई है हमारे पास गर्ल, तो हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, एंड दैट इज़ रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन। पहले हम इनको ग्रोथ हार्मोन देते हैं, उससे ये अपनी हाइट अचीव करते हैं। फिर हम इनको लो डोज़ में ईस्ट्रोजन स्टार्ट कराते हैं ताकि इनकी जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना शुरू करें। फिर हम प्रोजेस्टेरॉन भी ऐड कर देते हैं ताकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेज़िया ना हो, ठीक है? लेकिन हमारे एग्ज़ाम में आती है ऐसे 18 साल की लड़की, फिर हम सोचते रहते हैं अब ग्रोथ हार्मोन दें या ना दें। ख़ैर अभी अगर इस तरह का सिनेरियो है तो आप लोगों ने पहले ग्रोथ हार्मोन ही सिलेक्ट करना है। द ट्रीटमेंट ऑफ द टर्नर सिंड्रोम इंक्लूड ग्रोथ हार्मोन टू अचीव अ नॉर्मल फाइनल हाइट, ठीक है? हाइट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम हार्मोन स्टार्ट करा देंगे तो फिर बोन जो है वो बोन में मैच्योरेशन आना शुरू हो जाएगी, वो ही हाइट रह जाएगी। तो इनमें हमने हाइट चेंज करानी है, फिर ईस्ट्रोजन टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस एंड इंड्यूस रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। फिर जब कुछ डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, फिर हम प्रोजेस्टेरॉन ऐड करते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, और इनको भी 52 ईयर्स तक ऑफ एज जब हो जाते हैं तो हमने इनको एचआरटी देनी होती है। एचआरटी ही है ना, हम कुछ भी बाहर से अगर हार्मोन्स दे रहे हैं तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सीपीएसपी का, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। एक-एक लाइन इस चैप्टर की एमसीक्यू है। आप लोग अपनी रिकॉल्स वाली बुक्स भी अगर साथ करेंगे ना, तो आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा होगा कि यस, ये इसमें से ही सारे एमसीक्यूज़ जो है हमारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। इंशाल्लाह हम आगे भी इसको बुक को कंप्लीट करते हैं जल्दी। आप लोग जो आप लोगों को अगर इसमें से भी कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हुआ करे, तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। तो इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करके फ़र्दर क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।